अपना जिला यानी कि आपका जिला, अपना जिला, आपकी खबरें और संडे स्पेशल। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अपने जिले की हेडलाइंस पर। मेडा की वजह से या पुलिस के लचर रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से बिजली के टावर पर चढ़े किसान मनोज की मौत, जांच का विषय। शास्त्री नगर में शनिवार के बाद रविवार को भी एक और बिल्डिंग के दूसरे तल पर लगी आग। एसडीएस ग्रुप के मालिक के मकान के दूसरे फ्लोर पर आग लगने के बाद सनसनी। जम्बूदीप में भी एटीएम में लगी आग। सीसीएसयू में छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट का सनसनीखेज मामला 3 दिनों के बाद भी नहीं दर्ज हो पाई कोई रिपोर्ट, तो एसएसपी ऑफिस में जाकर लगाई गुहार। एमपीएस में 35वीं यूपी जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ। सैकड़ों खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। मेरठ के खिलाड़ियों ने जीत से किया आगाज। फिर दिल 2-9 चंदी में आपको दिखाने जा रहे हैं दुकानों पर उमड़ी बकरा ईद के बाद भीड़। पटेल मंडप में गजले शाम ने लूटी महफिल। और अब खबरें विस्तार से। मेडा की नीतियों की वजह से या फिर पुलिस के लचर बचाव के तरीकों की वजह से किसान मनोज की जान गई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कल शाम से ही मनोज का परिवार परेशान था और रात होते होते मनोज जिंदगी और मौत की लड़ाई में मेडिकल में भर्ती कराया गया। सुबह 3:30 बजे के करीब सूत्रों के अनुसार मनोज जिंदगी और मौत की लड़ाई हार गया। सूत्रों के अनुसार मेडा की नीतियों के खिलाफ शराब पीकर किसान मनोज 33,000 केवी के टावर पर चढ़कर विरोध जता रहा था। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस आधे अधूरे इंतजाम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शी पूछते रहे कि आधी अधूरी तैयारियों से कहीं मनोज की जान को खतरा तो नहीं है, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। बचाने आए पुलिस वाले अपने ही धुन में सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसान मनोज काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़े और बुरी तरीके से घायल हो गए। और उसके बाद उन्हें सबसे पहले सीएचसी भावनपुर अस्पताल ले जाया गया, फिर प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख किया गया और अंततः उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3:30 बजे के करीब सूत्रों के अनुसार मनोज की मौत हो जाती है। परिवार में, पड़ोसियों में कोहराम मच जाता है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि मनोज की मौत अधिक शराब पीने से हुई या टावर के नीचे गिरने से, जिसकी वजह से मनोज की मौत हुई है। दरअसल मनोज का आरोप था मेरठ विकास प्राधिकरण ने उसकी जमीन तो एक्वायर करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन मुआवजे के बारे में कोई बात नहीं की गई है। कई बार वो अधिकारियों से भी मिला, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसी से परेशान होकर वो शराब पीकर 33,000 केवी के बिजली के टावर पर चढ़ गया। यहीं से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो जांच में शामिल होने चाहिए। दूसरी खबर भी चौंकाने वाली है। शनिवार को आवास विकास चौराहे पर 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था। वहां की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। रविवार को एक बार फिर शास्त्री नगर के इलाके से अस्पताल संचालक के मकान की दूसरी मंजिल पर लगी आग ने इंतजामों के बारे में एक बार फिर उंगली उठा दी। शास्त्री नगर सेक्टर 5 के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता का पल्लवपुरम में एसजी ग्लोबल अस्पताल है। शास्त्री नगर सेक्टर 5 में ही उनका दूसरा मकान भी है, जहां चौकीदार सतपाल रहता है। दूसरे मकान की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग की लपटों ने घर को घेर लिया। चौकीदार ने आग को देखकर शोर मचा दिया। मालिक को भी जानकारी दी गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मकान मालिक कृष्ण कुमार ने इसकी सूचना नौचंदी थाना पुलिस को दी और 112 पर भी रिपोर्ट की और दमकल विभाग को भी सूचना दी। कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर खाक हो गया था। आग की एक और घटना की खबर हस्तिनापुर थाना इलाके के जम्बूदीप चौकी के पास के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से आई है। एटीएम में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरी मशीन को उसने चपेट में ले लिया और मशीन में रखा कैश जलकर खाक हो गया। अब प्रश्न यही है, ये साजिशन आग लगाई गई है अपनी अनियमितता या घोटाले को दबाने के लिए, या
फिर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जांच का विषय है। फिलहाल तो दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो सब कुछ जल कर राख हो चुका था। जम्बू द्वीप पुलिस चौकी के बराबर में पीएनबी का एटीएम लगा है। एटीएम में धुआं जब उठने लगा तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एटीएम आग की लपटों में घिरा हुआ उनको नजर आया और आग बुझाने के प्रयास भी इन लोगों ने किए, लेकिन सभी कोशिशें विफल रही। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक ये लोग पहुंचते एटीएम में जलकर खाक हो गया, उसमें रखा कैश भी जलकर खाक हो गया। आग में कितना कैश जला इसकी जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार एक और बात सामने आई है, कहीं ये कैश के घोटाले को रोकने के लिए तो आग नहीं लगाई गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रैगिंग और मारपीट के मामले लगातार प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक छात्र पर चाकू से हमला होता है और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इस छात्र को एसएसपी ऑफिस की शरण लेनी पड़ती है और यदि कुछ संगठन सामने नहीं आते तो नीतीश का केस सामने भी नहीं आता। नीतीश के ऊपर चाकू से हमला किया गया और धमकी भी दी गई, यदि पुलिस में तूने शिकायत की तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरा परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। 3 दिन पहले की ये घटना उस वक्त सामने आई है जब सोशल मीडिया पर घायल छात्र के फोटो और वीडियो वायरल हुए। पीड़ित छात्र नीतीश कुमार घटना की रात खाना खाने हॉस्टल से निकला था, तभी 5 छात्रों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला बोल दिया। नीतीश के मुंह पर और गर्दन पर जानलेवा हमले किए गए और उसके बाद हमला करने के बाद सारे आरोपी भाग खड़े हुए। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने 5 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, तब कहीं जाकर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार नीतीश के साथ पहले भी कैंपस कंपाउंड में रैगिंग की गई और मारपीट भी की गई थी, जिसका नीतीश लगातार विरोध कर रहा था। और चलिए खेलों की खबरों पर भी नजर डालते हैं। यूपी स्टेट 35वीं बास्केटबॉल जूनियर चैंपियनशिप का आगाज मेरठ गर्ल्स विंग वेस्टर्न रोड पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ और इस कार्यक्रम का उद्घाटन शुभारंभ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल ने और एमपीएस ग्रुप की सह संस्थापक कुसुम शास्त्री ने मिलकर किया। बास्केटबॉल के लिए मिर्जा परिवार का योगदान आपके सामने है। सीनियर मिर्जा यहाँ पर थे, जूनियर मिर्जा भी यहाँ पर थे और साथ में थे एमपीएस ग्रुप के डायरेक्टर विक्रम शास्त्री और एमपीएस गर्ल्स विंग की प्रधानाचार्य रचना शर्मा और एमपीएस मेन विंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका श्रीवास्तव। और मेरठ के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट हर साल होता है और इस बार मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स वेस्टर्न रोड में रविवार को जब 35वीं यूपी स्टेट जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ तो रंग बिरंगी गुब्बारे उड़ाकर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। आपको बता दें, कुसुम शास्त्री जो एमपीएस ग्रुप की सह संस्थापक है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव मिर्जा बेग ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 45 बालक और 25 बालिकाओं की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 900 से ज्यादा खिलाड़ी अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच बालक वर्ग में मेरठ और झांसी के मध्य खेला गया, जिसमें मेरठ ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए विपक्षी टीम को 40-15 के बड़े अंतर से हरा कर एक बड़ा संदेश दे दिया है। बालकों के बाद मेरठ की बालिका टीम ने भी अपने पहले ही मैच में अपने शानदार खेल से अपनी उपस्थिति दर्ज की। मेरठ की टीम ने झांसी को 33-2 के विशाल अंतर से हरा कर बता दिया कि ये टीमें हल्के में नहीं ली जा सकती। आपको बता दें, प्रतियोगिता का समापन 14 जून को होगा। एमपीएस ग्रुप के निदेशक विक्रमजीत शास्त्री ने सभी टीमों के कोचेस और रेफरी का स्वागत किया, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और सभी से खेल भावना के साथ जीत और हार को लेकर पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेशनल भाषण भी दिया। हम दोनों के ही ब्रांचेस पे
35th यूपी बास्केटबॉल चैम्पियनशिप होस्ट हो रही है, जिसमें 70 डिस्ट्रिक्ट के लड़के और लड़कियां आए हुए हैं। हम दोनों ही स्कूलों में लड़के और लड़कियां ठहरे हुए हैं। मेरे स्कूल में गर्ल्स ठहरी हुई हैं और इनके स्कूल में बॉयज़ ठहरे हुए हैं। बाकी जानकारी अलका से बात। बहुत अच्छा सौभाग्य है कि 70 टीम हमारे मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप में आकर ठहर रही है। 45 टीम बॉयज़ की मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग में, बाकी 25 टीम गर्ल्स विंग में यहाँ रुकेंगी। 7 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा। 14 तारीख को इसकी क्लोजिंग है और पूरे ही उत्तर प्रदेश की 70 डिस्ट्रिक्ट से ये टीम्स आई हुई हैं। पूरा अरेंजमेंट इनको अच्छा कंफर्टेबल स्टे देने के लिए किया गया है। विक्रमजीत सिंह शास्त्री जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बच्चों के खाने पीने का, रहने का, बादाम के दूध, फ्रूट्स, सब कुछ इंतज़ाम रखा है कि बच्चों को पौष्टिकता बनी रहे, वो एनर्जी लेवल बना रहे, क्योंकि गर्मी बहुत है और उसके साथ वो पूरी एनर्जी के साथ यहाँ खेलें और अपना बेस्ट प्रदर्शन देकर जाएं। और जो भी चैंपियनशिप का रिजल्ट निकलेगा वो हम सेलिब्रेट करेंगे 14 तारीख की शाम को। बच्चों के लिए इतना अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार किया है और ख़ास तौर से हमारे पैटर्न श्री आलोक शर्मा जी, एसपी जी, डीजी, हमारी मैम, प्रेसिडेंट मैम सीमा शर्मा मैम, हमारे सेक्रेटरी विक्रम शास्त्री जी, विक्रम सर, इन सब की एक पूरा माहौल बना के उस चीज़ को मेरठ में प्रेजेंट किया गया है। और ख़ास तौर से मेरठ पब्लिक स्कूल में सभी बच्चे यहाँ तकरीबन 70 टीमों के 80 बच्चे 800 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। I wish them all the very best. May the best team win and may the best player wins this tournament. And I wish all the very best to each and everyone who is participating. And it's a very pride moment for Meerut Public School Group and Meerut to host this event year after year. And we look forward for better standards and better game quality in this tournament and in the tournaments to come in the future. फिर दिल दीजिए नौचंदी को, अपनी ऐतिहासिक नौचंदी को फिर दिल दीजिए। और जब हम दिल देने के लिए ऐतिहासिक नौचंदी मेले में पहुंचते हैं तो रविवार को बकरा ईद के बाद रौनक ही रौनक नजर आती है और पहला दिन फुल नौचंदी जा रही है। दिल देने वाले लोग पहुंच रहे हैं नौचंदी में। प्रांतीयकृत नौचंदी मेले में पहली बार इस सेशन में इतनी भीड़ नजर आई है। नौचंदी मेले के दुकानदारों के चेहरे पर खुशियां देखते ही नजर आ रही हैं। संडे को दिल देने पहुंचे लोगों ने परिवार के साथ फंडे बनाया और भीड़ भी उम्मीद से ज़्यादा थी। खिलौने वाले, सॉफ्टी वाले, झूले वाले और दूसरे दुकानदार भीड़ को देखकर खासे उत्साहित नजर आए। आपको बता दें, सोमवार को भी बकरा ईद के बाद इतनी ही भीड़ की उम्मीद है, जिसको लेकर हमने थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार से बात की है। उन्होंने पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। और आपको बता दें, जब हम ये कार्यक्रम कवर कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कई जिलों से जो दुकानदार यहाँ पर आए हैं वो रविवार को उमड़ी भीड़ से खासे उत्साहित हैं। नौचंदी मेले में भीड़ का सिलसिला कब तक रहेगा ये हम आपको दिखाते रहेंगे। देर रात तक लोग नौचंदी मेले में खरीदारी करते हुए नजर आए। सिटी हलचल ने पहले ही बता दिया था, बकरा ईद के बाद नौचंदी मेला भरकर चलेगा। फिर दिल दीजिए नौचंदी में और पटेल मंडप में आपके दिल को चुराने पहुंच गए रविवार की रात गजले शाम के कलाकार। गजल गायक कमाल खान ने अपनी सुरीली आवाज से गजल का मनमोहक अंदाज पेश करके सभी को मदहोश कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गजल गायक की हौसला अफजाई की गई। गुलाम अली की कई गजलों को उन्होंने अपनी आवाज दी तो फिर गजलों की दुनिया में मदहोशी छाती चली गई। और जो गज़लें उन्होंने गाई हैं वो गज़लें आपने अपने प्रिय सिंगर की आवाज़ में तो सुनी थी, लेकिन कमाल खान की आवाज़ में खुशनुमा माहौल पटेल मंडप में सबका दिल चुरा कर ले गया। आपको बता दें, कमाल खान जाने माने गायक हैं और सारे गामा के स्पेशल एपिसोड में उन्होंने गज़ल के ज़रिए अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल चुरा लिया है। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया, पटेल मंडप में हुआ गज़ले शाम कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम था। मेरठ वासियों की हौसला अफजाई ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बहुत अच्छा लगा। पटेल मंडप में बहुत अच्छे सुनने वाले थे, बड़ा एंजॉय किया सब लोगों ने। और इस बार तो यहाँ का रंग रूप ही बदल गया है। बहुत प्रशासन ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा
स्टेज बनाया है, बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम करके, अच्छा लगा मुझे आके यहाँ। ऐसे कई लोगों ने फरमाइशें की हैं, तो उसमें ज्यादा हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, और वो गुलाम अली साहब की चुपके चुपके है, उसकी फरमाइश थी। मैं भी बॉलीवुड में एक्टर, सिंगर और इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। आज की शाम मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है मुंबई से हमारे साथी कलाकार कमाल खान को, जो प्लेबैक सिंगर भी हैं और यूपी के जाने माने गजल गायक हैं। बहुत ही अच्छा गजल गाते हैं, बड़ी रूहदारी है कमाल खान की गायकी में, और हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं एक साथ। और इसके पहले भी हमने यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे किया था प्रोग्राम इसी मंच पे गजल गायकी का कमाल खान। भामनपुर थाना इलाके के गोकुलपुर में शनिवार रात ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सवार मोहसिन नाम का युवक गांव में रहने वाले माज के घर पहुंचा और उसके ऊपर पिस्टल तान दी। युवक माज का चाचा फैजल आरोपी मोहसिन से भिड़ गया, जिसके चलते आरोपी मोहसिन मौके से भाग निकला। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए देखी जा सकती है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। फैजल ने मोहसिन के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है और मौके की वीडियो फुटेज भी दे दी है। फैजल ने बताया उसका भतीजा माज 2 दिन पहले मोहसिन चिकन कॉर्नर पर खाना लेने गया था, जहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आसपास के लोगों ने विवाद को शांत करा दिया था, जिसके बाद आरोपी मोहसिन अपने 3-4 साथियों के साथ शनिवार शाम को काले रंग की स्कॉर्पियो कार से माज के घर पहुंचा और पिस्टल तान दी। फिर दिल दीजिए नौचंदी को हमारा विशेष कार्यक्रम है, और फिर दिल दीजिए नौचंदी के कवि सम्मेलन में हम आपको लेकर चल रहे हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर नौचंदी के कवि सम्मेलन में छाया रहा। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। और पूरा पटेल मंडप तालियों के साथ गूंज उठा। भारत माता के जयकारे लग चुके और हर कोने से आवाज आई, फिर दिल दीजिए नौचंदी को। नौचंदी मेले के पटेल मंडप के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी कवि के रूप में नजर आए। कवि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, सेना ने शौर्य दिखाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। 11 सालों में सेना कितनी मजबूत हुई है, ये जो उद्घोष किया केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने, तो हर तरफ से भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। और हम कह रहे हैं, दिल दीजिए नौचंदी को। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार का पटका पहनाकर स्वागत किया गया मुख्य अतिथि के द्वारा। वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों पर आ जाएगा। प्रेरणा स्रोत इस कवि सम्मेलन के डॉक्टर हरिओम पवार को मुख्य अतिथि ने पटका पहनाकर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में कवि गजेंद्र सोलंकी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, शशिकांत यादव सहित सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के जरिए पाकिस्तान पर हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। कार्यक्रम की संयोजिका और कवित्री कोमल रस्तोगी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद पर किया प्रहार है, घात लगाने से पहले सोचेगा पाकिस्तान 100 बार है। कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए संयोजिका कोमल रस्तोगी, महामंत्री अजय दीवान सहित साहित्य संस्कृति संध्या आयोजन समिति को विशेष धन्यवाद भी प्रेषित जहां की बहनें बांध के राखी रक्षा मांगे
गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिलावे, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिलावे थे, करगिल में अपने तेवर तूफानी याद दिलावे थे। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं बदला खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, फिर रावण का संहार करो, फिर काट नराधम शीश प्रभु, इस धरती का उद्धार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, यह ऊंच नीच का दुराभाव मानव के मन को ठगता है, यह ऊंच नीच का दुराभाव मानव के मन को ठगता है, धरकर तक्षक का विकट रूप यह संबंधों को डरता है, फिर तुम निषाद को लगा गले, फिर तुम निषाद को लगा गले, सामाजिक जीर्णोद्धार करो। हे राम चढ़ाओ प्रत्यंचा, नारी की अस्मिता पर राघव फिर प्रश्न उठाया जाता है, काल बदले युग बदले परिस्थितियां बदले कि नारी की अस्मिता पर राघव फिर प्रश्न उठाया जाता है। कोशिश करेंगे यदि पाँव में तो कांटे एक एक करके निकाले जाएंगे, कि चुभने की कोशिश करेंगे यदि पाँव में तो कांटे एक एक करके निकाले जाएंगे, सूरज के सामने तनेंगे जो चिराग सभी अंधियारे में बदल वो उजाले जाएंगे, तो दरिया समझने की गलती न कीजिएगा, दरिया समझने की गलती न करिएगा, हम है सुनामी तुमको वहां ले जाएंगे, और बहनों की मांग के सिंदूर को न छेड़िएगा, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएंगे, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएगा। 8 सीटें आ गए देश में, अब हम चीते वाले देश में हैं। वो नामीबिया के जंगलों से 8 सीटें भारत में लाए गए और मेरे मुरैना जिले के कूनों के अभ्यारण्य में छोड़े गए, और जहां मेरी दृष्टि गई है, जंग की जो दृष्टि गई है, आपकी मोहब्बत मिल जाए, मैं कोलाहल सुनना चाहता हूँ। वो नामीबिया के जंगलों से जब 8 चीते हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन जाते हुए
उन्होंने कविता पाठ नहीं करेंगे, हम दोनों को जरूर पाठ। एक बार मैं शशिकांत के लिए आपको ताली था। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, मेरे दोस्तों अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आपको हमारी जिंदगी में ना हो तो 1 मिनट इस माइक पर नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हम तो टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमें कुछ अच्छा लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों में हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया। संग किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, और जो चाहिए धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अखंडित भारत माँ की कश्मीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके। शानदार सुनना और जोश बढ़ाना अपना भी देखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा जोश में गा रहा हूँ कि आप ज्यादा जोश में सुनिए। पूरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सिखा दिया, पुलवामा का उत्तर वाला तोप से देना सिखा दिया। इस बारी तो इस धरती का भार घटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है। रावलपिंडी के दिल में जब खौफ दिखाई देता है, उनको सपनों में ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है, उनको सपनों सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, 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 ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया। क्या शानदार मान बढ़ाया, भारत का बढ़ाया नहीं बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को जो परास्त किया, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि पहली बार इतने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, पाकिस्तान परास्त हुआ। उसके लिए आज मेरठ में भी कवि सम्मेलन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव का कार्यक्रम किया, उसमें मैं शरीक होने आया। अच्छा सर, राहुल गांधी जो एक सवाल उठा रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। जो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको। आजकल थरूर के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, और भी लोग गए हैं दल, ऐसा नहीं है। नहीं, सभी दलों के लोग गए हैं और भी गए हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी ने जो एक बात कही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, उसके उस पर सवाल देखिए वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनका जवाब दिया है। लोकसभा में हमारे निशिकांत दुबे जी ने उनका एक एक जो सवाल थे उनका सबका जवाब दिया है। हमने भी उनके सवालों का जवाब दिया है। वो लगातार ही झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे जो झूठ बोलने वाले जो नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, उनको भी समझना चाहिए, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया होगा यूपी में। वो तो पहले भी कह रहे थे ना, क्या हुआ?
2017 में भी कह रहे थे, 22 में भी कह रहे थे, और 27 में जिस तरह से मोदी जी के विजन के आधार पर योगी जी ने यूपी में काम किया है, 27 में भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। सोशल साइट में सब गड्ढमड्ढ हो गया। सोशल साइट एक ऐसी जगह बन गई, वहाँ कोई कुछ कर लो, वहाँ दिया जला लो, वहाँ पूजा कर लो, वहाँ भगवान बिठा लो, वहाँ टट्टी कर दो, वहाँ नाक सड़क दो, जिसके जी में आ रहा है वो कर रहा है। सोशल साइट के जितने अच्छे प्रभाव हैं उससे बुरे प्रभाव भी हैं। कवि सम्मेलन एक ऐसी स्वस्थ परंपरा है, जब सब कुछ बिक गया, अखबार बिक गए, मीडिया बिक गया, अभी भी एकमात्र ये मंच बचा है जहाँ से कवि सत्य कहने की हिम्मत कर सकता है, सरकार की आंखों में आंख डाल सकता है, व्यवस्था की आंखों में आंख डाल सकता है। एकमात्र ये मंच बचा हुआ है, इसलिए हम इस मंच का बहुत महत्व मानते हैं और इस मंच को बचाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये ही एक मंच है जहाँ से हिंदुस्तान की सत्ता को आईना दिखाया जाता रहेगा। कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो सत्ता को आईना दिखाएंगे। जहाँ लगेगा कि कमी है, कविताएं राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक संशोधन हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम व्यवस्था की अव्यवस्थाओं के सांस्कृतिक संशोधन है। सरकारें अपना काम करें, अच्छी नहरें बनाएं, अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छे हवाई अड्डे बनाएं, नदियों को साफ करें। देश को सुंदर बनाने का काम सरकार कर सकती हैं। आदमियत को सुंदर बनाने का काम, आदमी के अंदर लोकतंत्र का जन्म देने का काम, आदमी को लोकतांत्रिक बनाने का काम केवल साहित्यकार कर सकते हैं, शायर कर सकते हैं, कवि कर सकते हैं। सरकारें देश सुंदर बना सकती हैं, मानवता को सुंदर कवि बनाएगा, शायरी बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक ये है कि जो नौचंदी मेले को आपने कहा, वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने 28 साल संयोजन किया है और मैंने दिल से बोला कि इतना अच्छी व्यवस्था मैं भी कभी नहीं कर सका। शहर में कितने होर्डिंग्स हैं, कितना इसका प्रचार किया गया है, किस तरह आधे जितने लोग बैठे हैं इससे ज़्यादा लोग वापस चले गए, क्योंकि ये पार्टीशन का एक गलत निर्णय हो गया। ये पार्टीशन नहीं होता तो ये हॉल पूरा भरता। आज इतने लोग यहाँ कब सम्मेलन सुनने आए जो लौट गए, मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, हम इसलिए लौट आए कि वहाँ जगह नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ। पहले होते थे, पूरा हॉल पीछे तक भरता था। इसकी 2200 की कैपेसिटी है, ये 700 पे ब्लॉक कर दिया गया। ये केवल 700 कैपेसिटी पे इसको ब्लॉक कर दिया। सेना और सरकार दोनों के लिए समर्पित ये कवि सम्मेलन है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सरकार और सेना दोनों का अभिनंदन करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एकजुट रहिए, साथ रहिए, क्योंकि जो भी होता है वो संपूर्ण भारतवर्ष के साथ होता है। जब मोदी जी को चैलेंज किया गया तो खाली मोदी जी को नहीं ललकारा गया था, वो देश के 140 करोड़ भारतीयों को ललकारा गया था। इसीलिए यदि हम सब जाति और धर्म भूलकर एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी घूमने जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और काशी टोल प्लाजा पर भारी वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए काशी टोल प्लाजा की कंपनी क्यूब हाईवेज के टोल कर्मियों को काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन चालकों की सुविधा के लिए एक्सटर्नल फास्ट ट्रैक सेंसर मशीन का उपयोग शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से भीड़ को कंट्रोल करने में टोल प्लाजा के कर्मचारियों को खासी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन यात्रियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने के लिए ये प्रयास शुरू किया गया था। इन्हीं लोगों ने यात्रियों को पानी भी सर्व किया, मीठा पानी भी सर्व किया और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए इंतज़ाम भी किए। क्यूब हाईवेज कंपनी के दिल्ली हापुड़ मेरठ प्रोजेक्ट हेड अनिल शर्मा और काशी टोल प्लाजा मैनेजर भूपेश त्यागी ने बताया कि उनकी कंपनी टोल के साथ सोशल वर्क भी करती है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर चल रहे द्वितीय वाणी मेमोरियल हॉकी कप में रविवार को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला एनएएस कॉलेज की टीम और यूनाइटेड क्लब के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में एनएएस कॉलेज की टीम ने यूनाइटेड क्लब को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। एनएएस की टीम की तरफ से राध्या शर्मा, अनन्या सैनी ने अपनी टीम के लिए गोल किए। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला कैंट क्लब और रोजमेरी टीम के बीच खेला गया, जिसमें रोजमेरी की टीम ने कैंट क्लब को 1-0 से हराकर जीत
दर्ज की गई। वहीं बालक वर्ग में खेले गए मुकाबले में पहला मुकाबला सेवन स्टार और डीएन ब्लू टीम के बीच खेला गया। सेवन स्टार टीम ने डीएन ब्लू को 3-1 से हराकर जीत अपने नाम दर्ज की। दूसरा मुकाबला जूनियर यंग्स और सिवाया एकादश के बीच में खेला गया। जूनियर यंग्स टीम ने सिवाया एकादश को 1-0 से मात दी। पहले मैच में मुख्य अतिथि चंद्रा फुटबॉल क्लब ग्रुप के निर्देशक अशोक भटनागर ने बच्चों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना ने एसडी सदर के उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, हॉकी ट्रेनर जोगिंदर सिंह, प्रदीप चिन्योटी के साथ मिलकर सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। शंकर भगवान की, बाबा केदारनाथ की जिस परिवार पर कृपा हो जाए फिर उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। मेरठ के गर्ग परिवार की रक्षा बाबा केदारनाथ ने स्वयं की है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णो धाम के परिवार के 2 बच्चे और महिलाएं बाबा केदारनाथ की विशेष कृपा से आज सुरक्षित हैं। पति रोहित गर्ग दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पत्नी मोनिका गर्ग, साथ में सास अनीता गर्ग, बेटी नाव्या और बेटा प्रणव उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए जो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। इस हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिरने लगा। हेलीकॉप्टर के अंदर चीख पुकार मच गई। बाबा केदारनाथ की कृपा से और हेलीकॉप्टर पायलट रविंद्र सिंह सोढ़ी की सूझबूझ की वजह से हेलीकॉप्टर को अचानक सड़क पर लैंड कराकर पायलट ने 6 जिंदगी बचा ली। एक यात्री पंजाब का भी इन लोगों में शामिल था। गौरी कुंड के रास्ते में इस हादसे के बाद परिवार सहमा हुआ है। वहीं हमने गर्ग परिवार के पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने ये खबर सुनी थी उनको बहुत चिंता हो रही थी और अब जब ये परिवार सुरक्षित है तो उनको शांति मिली है। उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो उसमें अभी उनसे बात हुई है, वो सुरक्षित हैं और वो शाम तक या कल सवेरे तक आएंगे। रोहित की माँ और रोहित की पत्नी और उनके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की जी। जो जैसा पता लगा कि रोहित तो बाद में जाने थे हेलीकॉप्टर में, पहले चारों जा रहे थे। उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्रैश क्या इमरजेंसी लैंड हुआ है, उसमें कुछ उनके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कैजुअलिटी हुई। रोहित जी वहीं पर थे, दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेने आता उनको दूसरे राउंड पे, परंतु पहले राउंड पे वो चारों ही गए थे। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 6 में रहने वाली शची जैन पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क है। उनके घर पिछले करीब 2.5 साल से जय भीम नगर में रहने वाली महिला पूजा अनुचर का काम करती है, जिससे उनके घर में लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी रखी रहती थी और इस नौकरानी ने अनुचर ने उनकी चोरी कर ली और घर रखी नकदी और जेवरात गायब मिले तो उन्होंने महिला अनुचर पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ जब अपने ही स्टाइल में कर रही थी तो उसने अपनी गलती, अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पकड़ी गई महिला पूजा की निशानदेही पर नकदी और कुछ जेवरात बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। निर्जला एकादशी के अवसर पर सैकड़ों लोग छबील लगाकर भंडारे के जरिए पुण्य कमाते हैं। कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में खाने पीने का सामान बांटकर धर्म लाभ कमाते हैं। वहीं मेरठ शास्त्री नगर के पदाधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ियों में 51 किलो दलिया सहित भारी मात्रा में बिस्किट, चाय पत्ती, शिकंजी, दाल और मसाले सब सामान वितरित किया। ये सभी लोग एक ऐसे ग्रुप के सदस्य हैं जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे आता रहता है। और अब छात्रों के लिए एक सूचना, वो जो इग्नू से अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये खबर है। इग्नू की वर्तमान सत्र की परीक्षाएं 12 जून से शुरू होने जा रही हैं। ये परीक्षाएं 19 जुलाई तक चलेंगी और इसके संबंध में मेरठ कॉलेज के प्रतिष्ठित इग्नू अध्ययन केंद्र पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी एवं केंद्र समन्वयक
प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज ने परीक्षा के संबंध में तैयारियों का जायजा लिया और सूचनाएं दी। क्षेत्रीय केंद्र नोएडा के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी ने बताया, वर्तमान में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इग्नू की परीक्षाओं का संचालन नोएडा रीजनल सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इस सत्र की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 6 केंद्र मेरठ और अलीगढ़ की जेलों में भी बनाए गए हैं। मेरठ कॉलेज के इग्नू केंद्र समन्वयक डॉक्टर चंद्रशेखर भारद्वाज ने बताया, इग्नू की वर्तमान परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक की रहेगी और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक की रहेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के योग विज्ञान विभाग द्वारा जन जागरूक योग शिविर का शुभारंभ विधिवत रूप से मां सरस्वती के समक्ष क्लब 60 के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग साधकों ने योग भी कराया, वैदिक मंत्रों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा, योग करने से काया निरोगी रहती है और पूरी दुनिया योग की ताकत को मान चुकी है। योग जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योग के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। अपना जिला में अभी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अपने जिले को लेकर लगातार खबरें आपके पास पहुंच रही हैं, आप रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।